लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में सुनते हैं आज सारे दिन की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे। उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बी सुदर्शन रेड्डी को हराया है। सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट हासिल हुए, जबकि बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। उपराष्ट्रपति का चुनाव इसलिए हुआ क्योंकि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था। सत्तारूढ़ एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया था, जबकि विपक्ष ने सुदर्शन रेड्डी पर भरोसा जताया था। Is one. Shri Bucci Reddy Sudarshan Reddy has secured 300 first preference votes and Shri CP Radhakrishnan has secured 452 first preference votes. As the first preference votes secured by Shri CP Radhakrishnan was greater than the requisite quota, in pursuance of provisions contained in section 11 of the Presidential and Vice Presidential Elections Act 1952, 31 of 1952, read with Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974, I, PC Modi, the returning officer for the Vice Presidential Election 2025, hereby declare that Shri CP Radhakrishnan, Jal Bhushan Raj Bhavan, Walkeshwar Road, Malabar Hill, Mumbai, has been duly elected to the office of Vice President of India. The result is being sent to the Election Commission of India and the Ministry of Law and Justice as per the extant provisions under Section 12 of the Presidential and Vice Presidential Election Act 1952 and Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974. Overall, the 17th Vice Presidential election was conducted in a free, fair and orderly manner. I would like to take this opportunity to thank the candidates and their authorized काठमांडू समेत पूरे नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के नेतृत्व में हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी है। इसके चलते प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के भी इस्तीफा देने की खबर आई थी, लेकिन यह खबर सही नहीं थी। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को बातचीत के लिए बुलाया है। प्रदर्शनकारी संसद भवन के पास सड़कें जाम कर नारे लगाते हुए पुलिस से भिड़ गए। इसमें कम से कम 22 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल के घर में आग लगा दी। घर में उनकी पत्नी राज्यलक्ष्मी चित्रकार थीं, जो गंभीर रूप से जल गईं। उन्हें तुरंत कीर्तिपुर बर्न अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। प्रदर्शनकारियों ने ओली के आवास, राष्ट्रपति भवन, पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के घर और अन्य नेताओं के आवासों पर हमला किया, आग लगाई और तोड़फोड़ की। काठमांडू में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है। हवाई अड्डे बंद हैं और उड़ानें रद्द हो गई हैं। भारत ने अपने नागरिकों को चेतावनी जारी की है कि वे नेपाल में सुरक्षित जगह पर रहें, बाहर नहीं निकलें, स्थानीय दिशा निर्देशों का पालन करें और गैर जरूरी यात्रा टालें। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीमावर्ती इलाकों में शांति बनाए रखने की अपील की है। काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह ने प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने को कहा, जबकि सुरक्षा प्रमुखों ने संवाद से समस्या सुलझाने की अपील की है। ये प्रदर्शन पिछले हफ्ते लगाए गए सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ शुरू हुए थे, जिसे सरकार ने अब हटा लिया है, लेकिन युवा अब भ्रष्टाचार के खिलाफ पूर्ण बदलाव की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंजाब और हिमाचल में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने पंजाब को 1600 करोड़ और हिमाचल को 1500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद दी जाएगी। पंजाब में पीएम ने गुरदासपुर में बाढ़ प्रभावित किसानों, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमों से मुलाकात की। चीफ सेक्रेटरी केएपी सिन्हा ने बाढ़ के नुकसान पर प्रेजेंटेशन दिया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 1600 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा पर पंजाब के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री
हरदीप सिंह मुंडियान ने कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी के आज के आने के लिए आभारी हैं। हालांकि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने पंजाब का अपमान किया है। आज 1600 आज मोदी जी आए, पहले तो कई महीने बाद उनको याद आई पंजाब की, हम उनका धन्यवाद करते हैं कि वो पंजाब है, लेकिन पंजाब का अपमान कर चले गए, वो बहुत दुख की बात है। मैंने उनको बोला, सारा बताने के बाद CS चीफ सेक्रेटरी साहब ने जब पूरा डिटेल बताई कि हजारों करोड़ का नुकसान हो गया, पंजाब की रोडें टूट गई, पंजाब के लोगों की जमीनें टूट गई, पंजाब के लोगों के घर टूट गए, सारा सुनने के बाद तो कह रहे मैं 1600 करोड़ दे के जा रहा हूँ। तो 1600 करोड़ एक पंजाब का अपमान करने के बराबर है। तो मैंने फिर खड़ा होकर बोला, मैं कहा सर एक बेनती करना चाहता हूँ। कहते बोलिए। मैं कहा सर 1600 करोड़ रुपया कम है, आप हमारा 60,000 करोड़ रुपये दे के जाइए, उसमें से कुछ दे के जाइए, लेकिन 1600 करोड़ जो आप दे के जा रहे हो बहुत कम है। कहते आपको हिंदी में समझा, बोला सुना आपने बोला, आपको सुना नहीं है क्या? तो ये तो एक अपमान करने वाली बात थी। 1600 करोड़ क्या होगा, हजारों करोड़ का नुकसान हो तो वहाँ 1600 करोड़, तो ये पंजाब का अपमान करके गया मोदी जी, पंजाब की हेल्प नहीं करते। इससे पहले हिमाचल के कांगड़ा में पीएम ने कुल्लू मंडी और चंबा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ बैठक में नुकसान की जानकारी ली। उन्होंने धर्मशाला में NDRF और SDRF की टीमों से भी बात की। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रधानमंत्री मोदी के हिमाचल दौरे पर कहा कि हमने प्रधानमंत्री से हमें एक विशेष राहत पैकेज देने के लिए कहा। हमारा शुरुआती अनुमान अब तक लगभग 5,000 करोड़ है और ये 10-12 हज़ार करोड़ तक जा सकता है। प्रधानमंत्री ने हमें आश्वासन दिया है कि वे हमें फौरी राहत के रूप में 1,500 करोड़ देंगे। जी से कहा कि स्पेशल रिलीफ पैकेज दीजिए। स्पेशल रिलीफ पैकेज देने के हमारा तकरीबन अभी तक 5,000 करोड़ का आरंभिक अनुमान है और ये अभी 10 से 12 हज़ार करोड़ रुपये जा सकता है। सेंटर की टीम्स आई है। तीसरी बात हमने की कि जब सहायता तत्काल ना मिले और 2 वर्ष बाद मिले, 2023 की जो PDN है 2 वर्ष, तो उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता, औचित्य नहीं रह जाता है। उन्होंने हमारी बात को गंभीरता से समझा और हमने कहा कि जो डेथ का सर्टिफिकेट है उसको बनाने के लिए 7 साल लग जाते हैं। अब डेथ के सर्टिफिकेट में जिस परिवार की आपदा में डेथ होगी और वो मिसिंग है, तो उसके लिए हम राहत देना चाहते हैं 4 लाख रुपए की। वो कैसे दे, क्योंकि वो तो मिलता ही नहीं है। तो उस नियम में भी परिवर्तन करने की बात की। वन के एक्शन दिया है कि मैं आपको 1500 करोड़ रुपए की सहायता दूंगा, फौरी राहत के तौर पर दूंगा। अब 1500 करोड़ क्या स्पेशल रिलीफ पैकेज के तौर पर आता है या स्कीम बेस्ड आता है, ये देखने की बात है। उधर जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला ने बाढ़ और भूस्खलन से हुई तबाही के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी केंद्र शासित प्रदेश का दौरा करने का आग्रह किया है। केंद्र ने SDRF के लिए 209 करोड़ रुपए जारी किए हैं। लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर में सेना के बेस कैंप पर एक भीषण हिमस्खलन की चपेट में आने से सेना के 3 जवान शहीद हो गए। हादसा अचानक हुआ और जवानों को बचने का मौका नहीं मिल पाया। हादसे के तुरंत बाद बचाव दल राहत कार्य में जुट गए। सेना ने अन्य जवानों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया है। एक अधिकारी ने बताया कि जवानों के शवों की तलाश जारी है। इलाके में भारी बर्फबारी के चलते हिमस्खलन का खतरा बढ़ गया है। राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी बिल राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 पास हो गया। धर्मांतरण विरोधी बिल में कड़े प्रावधान किए गए हैं। सामूहिक रूप से धर्मांतरण कराने वाली संस्थाओं पर 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना लगेगा। धर्म परिवर्तन करवाने वाली संस्थाओं के भवनों को सीज करने और तोड़ने का प्रावधान किया गया है। बिल के प्रावधानों के मुताबिक अगर किसी जगह पर सामूहिक धर्म परिवर्तन होता है तो वहां उस संपत्ति को तोड़ा जा सकेगा। जिस भवन में सामूहिक धर्म परिवर्तन हुआ है उसे प्रशासन जब्त करेगा। मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह ने राज्यपाल अजय कुमार भल्ला पर पक्षपात का आरोप लगाया है। इम्फाल में अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने राजभवन में सिर्फ बीजेपी विधायकों के साथ हुई बैठक को लोकतंत्र के खिलाफ बताया, जिसमें पूर्व CM N बीरेन सिंह और अधिकारी शामिल थे, लेकिन विपक्ष को नजरअंदाज किया गया। तो न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही।
जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।